प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम आपको जीएस में इस समय मेमोरी ट्रिक से चीज़ों को याद करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज देखिए, आज हम अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। अब देखिए यहाँ पहले तो अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र चाणक्य, जैसा आप जानते हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये 3 नाम थे चाणक्य के। इनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक थी जो बहुत ही ऐतिहासिक थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। और इसमें जो है यहाँ तीर्थ शब्द लिखा गया है, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। तो यहाँ तीर्थ से तीर्थ यात्रा ना समझिएगा, यहाँ तीर्थ का मतलब होता है जो राज्य के शीर्ष अधिकारी थे, जो तमाम विभागों के अधिकारी होते थे, उनके बारे में है। तो अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थों के बारे में है कि किस काम, कौन से काम करने वाले को क्या कहा जाता था। तो इसको हम आपको दिखाएंगे, ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि पूरी कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, उस समय जो प्रधानमंत्री होता था तो उसको प्रधान शब्द नहीं कहते थे, उसको मंत्री बोलते थे। मंत्री यानी राजा जो थे, राजा के द्वारा नियुक्त किया गया उनका मंत्री होता था, यानी प्रधानमंत्री शब्द नहीं था। यानी आज जो देखिए, मंत्री तो दोनों होते हैं, मंत्री कहिए और एक होता प्रधानमंत्री, यानी मंत्रियों में भी सबसे बड़ा मुखिया, मंत्रियों का मुखिया मंत्री प्रधानमंत्री होता है। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जो होते थे उनको मंत्री ही कहा जाता था। तो नॉर्मल सी बात है, आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए, पुरोहित शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जो धर्म और दान विभाग के प्रधान होते थे। राजा के द्वारा दिए जा रहे धार्मिक और दान, इनके बारे में जो व्यक्ति मुखिया होता था उसको पुरोहित कहा जाता था। आमतौर पे हम लोग ये सोचते हैं कि जो मुख्य पंडित होता है राजा का, उन्हीं को पुरोहित कहते हैं। वास्तव में वो पुरोहित राजा को धार्मिकता के बारे में सलाह देते थे। तो अब इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा पुरोहित, तो पुरोहित को कर लीजिए पूरा हित, यानी ऐसा व्यक्ति जो राज्य और राजा के हितों के बारे में पूरी तरीके से सोचे, वो हो गया पुरोहित। अब राजा का हित कहाँ है? राजा धर्म का पालन करें और जनता को दान दें। तो ऐसे कर लीजिए, जनता को और राजा को धर्म सिखाने और दान देने को क्या कहता है वाला, दिलवाने वाला व्यक्ति क्या होगा? राज्य के हितों का ख्याल करता है, इसलिए इसको पुरोहित। अब देखिए, सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति होता था। इस समय हमारे देश में जो सैन्य विभाग का प्रमुख है उसको सेना अध्यक्ष कहते हैं। पति शब्द राष्ट्रपति उनके लिए लगता है। लेकिन देखिए एक चीज और बताएं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग से संबंधित है, जैसे पुलिस, सेना, ये दोनों शब्द क्या है? स्त्रीलिंग से जुड़े हुए शब्द होते हैं। लेकिन तो अब आप जान लीजिए, उन सेनाओं का पति उस समय सेनापति कहलाते थे। तो ये भी आसान है। राजा का पुत्र युवराज, ये तो आप जानते ही होंगे, सब जानते हैं, युवराज राजा का पुत्र होता था। ठीक है, ये देखिए
द्वार रक्षक, यानी द्वार का जो रक्षक होता था, यानी राजा लोग कहाँ रहते थे उस समय, किला बनाया जाता था, मतलब किले के चारों तरफ बाउंड्री कर दी जाती थी जिससे बाहरी व्यक्ति, चोर, जंगली जानवर अंदर ना घुस पाए, तो वो किला बनता था। उसका जो रक्षा करता था किले की दीवारों को, उनको कहा जाता था दीवारिक। तो दीवारिक बहुत आसान है, देखिए द्वार किससे बनता है, द्वार को अगर कर लीजिए दीवार, देखिए द्वार दीवार, तो द्वार भी किससे है, दीवार होता है एक प्रकार का, तो दीवार का रक्षक क्या कहलाएगा, दीवारिक कहलाता था। अब देखिए अंतःपुर का अध्यक्ष कौन था, वो कहलाता था अंतर्वेदिक। अंतःपुर का अध्यक्ष अंतर्वेदिक कहलाता था। ये अंतःपुर पहले ये जानिए क्या होता है। दरअसल आप जानते हैं कि उस समय राजा होते थे, राजा की कई रानियां होती थी, पटरानियां होती थी। तो महल के अंदर एक विशेष भवन बनाया जाता था जिसमें रानी, पटरानी ये सब रहा करती थी, और उसके अंदर सबका प्रवेश वर्जित था, बस कुछ खास लोग ही उसके अंदर जा पाते थे, इसीलिए उसको अंतःपुर कहा जाता था। अंतःपुर यानी पूरा का पूरा अंदर वाले भाग, जहां महिलाएं, राजा के घर की महिलाएं रहती थी, वहां के जो जिम्मेदारी संभालते थे उनको कहा जाता था अंतर्वेदिक। अंतर्वेदिक। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, कल्पना कीजिए, वह व्यक्ति जो राजा के महल की रानी, पटरानी सबको जा करके उनके भवन में वेद सिखाता था, वेद के बारे में उन रानियों को शिक्षित करता था, क्योंकि रानी थी, रानी किसी जगह जाती नहीं, तो रानी को सिखाने के लिए वेद जो व्यक्ति जाता था वो कहलाता था अंतर्वेदिक। इसी कल्पना से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर आइए देखिए, आय का संग्रह करता। देखिए कर लगते थे, आप जानते हैं कि हर राज्य में कर लगता था, उस दौर में भी कर थे, आज भी कर है। तो जो कर का संग्रह करता था, तो उस दौर में रुपया पैसा तो प्रचलन में उतना था नहीं, तो उस दौर में क्या होता था, मान लीजिए कोई किसान है, अनाज उत्पादन कर रहा है, तो वो अनाज दे दिया, राजा के आदमी आते थे उनको अनाज कर के रूप में दे दिया, कोई वस्त्र सिल रहा है तो उनको वस्त्र पे जो है दे दिया कर के रूप में, कोई दूध दे रहा है तो वह दूध का कर दे दिया, ऐसे ऐसे लोग सामान देते थे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आय का संग्रह करता। संग्रह माने इकट्ठा, इकट्ठा करने वाले को क्या कहा जाता था, समाहर्ता। समाहर्ता, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए जो जनता के बीच कर के रूप में सामान को हरता, यानी सबके घर से कर के रूप में सामान इकट्ठा करके लेके जाता था, तो उसको कहा गया समाहर्ता। समाहर्ता। और सामान किसका ले जाता था, जो वो उत्पादन करते थे वही चीज उनसे वसूल ले जाते थे। तो सामान, अब सामान में क्या आ गया, चावल, दाल, गेहूं, कपड़े, कोई जूता बनाता था उससे जूता ले लिए, ऐसे ही। अब आइए ये देखें, सन्निधाता। सन्निधाता ये क्या करते थे, राजकीय कोष का अध्यक्ष थे, यानी जो राजा के कोष था, यानी खजाना,
खजाना के रक्षा करने का जो मुख्य रक्षक व्यक्ति होता था उसको कहा जाता था सन्निधाता। सन्निधाता। तो इसको याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं। चूंकि हम स्टोरी बना के याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसको अन्यथा ना लेके इसी को करिए। देखिए, आपने आजकल फिल्म देखा होगा सनी देओल। सनी देओल की फिल्मों को देखिए तो वो क्या दिखाता, बॉडी 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ जाए तो उठता नहीं, उठ जाता है। तो कल्पना कीजिए कि सम्राट अशोक के राज्य में सनी देओल को खजाने की रखवाली के लिए नियुक्त किया गया था। और सनी देओल की बॉडी देखिए तो बॉडी ऐसी थी, तभी तो उनको राजा ने कहा तुम खजाना का रक्षा करो। तो सन्निधाता। अब राजकीय खजाना की रक्षा कौन करेगा? सनी देओल। सनी देओल नाम से ही सन्निधाता। सन्निधाता ऑन द स्पॉट आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ये है कारागार का अध्यक्ष, प्रशासता। प्रशासता। देखिए, कारागार का मतलब होता है, आप जानते होंगे, जेल। तो आजकल जो जेल के अध्यक्ष होते हैं उनको जेलर बोला जाता है, और उस समय जेल को कारागार बोला जाता था। और उस समय अर्थशास्त्र में जो कारागार का मुखिया होता था, अधिकारी, वो प्रशासता कहलाता था। प्रशासता। देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं, दिमाग में यहाँ बैठ जाए, प्रशासता। तो कल्पना कीजिए कारागार में जो कैदी हैं, जो कैदी अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते थे, तो कारागार का अधिकारी उनको उनकी प्रशंसा करता था। प्रशंसा करके प्रशस्ति पत्र देता था और उनको छोड़ देता था। और जो कैदी अच्छे काम नहीं करते, उनकी प्रशंसा नहीं करता, उनको कारागार में ही रखा जाता। तो ये एक स्टोरी है, इसको मानिए कारागार है। कारागार में जो कैदी अच्छा काम करेगा उसको क्या होगा, उसकी प्रशंसा होगी और उसको मुक्त कर दिया जाएगा। तो प्रशंसा से प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष क्या हो गया, प्रशासता। इससे आपको दिमाग में बैठा रहेगा। अब देखिए कमिश्नर। आजकल जो कमिश्नर होते हैं, हालांकि अब चूंकि प्रदेश बहुत बड़ा है, उस समय कितना भी बड़ा साम्राज्य था लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। तो एक मंडल का जो मुखिया होता है उनको कमिश्नर कहते हैं, आप जानते होंगे कमिश्नरी। तो उस समय जो कमिश्नर होते थे उनको कहा जाता था प्रदेष्ट्री। प्रदेष्ट्री। तो आप इनको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इसको कह सकते थे कि पूरे सम्राट अशोक के राज्य के सारे कर्मचारियों, यानी उनके पूरे प्रदेश के कर्मचारियों पे दृष्टि, उनके काम पे दृष्टि। देखिए कमिश्नर तो यहां से निकाल दीजिए काम, कर्मचारियों के काम पे दृष्टि रखने वाला व्यक्ति प्रदेष्ट्री। देखिए प्रदेष्ट्री, इसको कर लीजिए प्रदेश भर पे दृष्टि। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा अधिकारी था जो पूरे प्रदेश पे दृष्टि रखता था, नजर रखता था सारे अधिकारियों के काम पे। बस दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए नगर कोतवाल। नगर कोतवाल को पावर कहा जाता था, पावर। आजकल हमारे देश में जो बड़े जिले हैं उसके महापालिका के जो
चेयरमैन होते हैं उनको कहा जाता है महापौर। आप सुने होंगे आपके जिले में भी महापौर होते होंगे। तो आमतौर पे माना जाता है ये महापौर जो होता है उस महानगर का प्रथम व्यक्ति माना जाता है। उस समय नगर कोतवाल को पौर कहा जाता था। अब ये दिमाग में कैसे बैठेगा, सोचिए कि सम्राट अशोक के समय में नगर कोतवाल पैर, पौर को कर लीजिए पैरों से ही दौड़ा करते थे, गश्त लगाते थे। यानी उनके पास घोड़ा और गाड़ी, बाइक, जीप गाड़ी नहीं थी। तो क्या हो गया, कोतवाल साहब कैसे गश्त लगाते थे, पैरों से ही चलते हुए गश्त लगाते थे। तो पैर से पौर दिमाग में बैठ जाएगा, कोतवाल साहब नगर कोतवाल हो गए। अब देखिए प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, व्यावहारिक। तो ये देखिए कैसे दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए न्यायाधीश का काम क्या था, न्यायाधीश न्याय करते हैं। तो कल्पना कीजिए सम्राट अशोक के जमाने में जो न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश थे, वो ब्याह भी करवाते थे। ब्याह यानी जिनको ब्याह करना होता था वो न्यायाधीश के सामने खड़े हो जाते थे और कहते थे हम लोग ब्याह करना चाहते हैं, तो वो आशीर्वाद देके चलो भाई तुम्हारी ब्याह हो गया। आजकल भी कोर्ट मैरिज में लोग क्या करते हैं, जज साहब के सामने जाते हैं और कहते हैं हम शादी करना चाहते हैं, तो कोर्ट उनको अनुमति देता। कोर्ट का मतलब कौन, न्यायाधीश। तो ऐसे ही कल्पना कीजिए कि जो प्रमुख न्यायाधीश थे वो ब्याह करवा देते थे, यानी ब्याह से व्यावहारिक, और न्यायाधीश हो ही गए। अब देखिए नगर रक्षा का अध्यक्ष, यानी नगर की रक्षा करने वाला व्यक्ति क्या कर जाता था, मुखिया, नायक कहलाता था, नायक। अब ये कैसे याद कर सकते हैं, देखिए कल्पना कीजिए कि अब एक चीज आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग जानकारी है। जो किले होते थे आमतौर पे राजा लोग क्या करते थे, किले के बाहर की दीवारों पे चारों तरफ खुदवा के पानी भरवा दिया करते थे, जिससे बाहर का कोई शत्रु सीधे किले तक ना पहुंच सके, और उसके चारों तरफ पानी रहता था तो पानी में डूबने का डर था। इसलिए सुरक्षा जंगली जानवरों से और अपराधियों से, चोरों से, दूसरे शत्रुओं से रक्षा के लिए किले की बाहरी दीवारों पे बाहर बड़ा सा चारों तरफ खुदवा करके पानी भरवा देते थे, बाउंड्री। तो कल्पना कीजिए नगर रक्षा का अध्यक्ष कौन था, तो ऐसे करिए ये नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष कौन होता था, नायक। तो कल्पना कीजिए ना से नगर होता है, नगर की रक्षा का व्यक्ति जो नाव से नगर के चारों तरफ घूमता रहता था। नगर रक्षा करने वाला व्यक्ति नाव से, तो हो गया नाव, जैसे याद आया तो तुरंत नायक दिमाग में बैठ जाएगा कि उनको नायक कहते हैं, और वो घूम के रक्षा करता था नगर की। अब देखिए नेक्स्ट आता है उद्योगों और कर्मचारियों का अध्यक्ष। जो तमाम उद्योग होते थे और कर्मचारी होते थे उनका एक जो शीर्ष अधिकारी था उसको कहा जाता था करमेंतिक। तो देखिए बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, उद्योग और कर्मचारी, यानी उद्योग में काम करने वाला व्यक्ति क्या होता है, कर्मचारी होता है, और कर्मचारियों का जो मुखिया होता था वह भी देखिए कर्मेंतिक। तो कर्म याद रख लीजिए, उद्योगों में कौन होते हैं, कर्मचारी, तो उनका नायक क्या हो गया, कर्मेंतिक। तो कर्म और कर्मचारी,
कर्म शब्द कॉमन है, कर्म आते ही टिक मार दीजिए, तुरंत याद आ जाएगा, कर्मेंती। अब देखिए यहाँ हम 3 शब्द लिखे हैं, लेकिन तीनों में पाल 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 है। तो एक चीज पहले जान लीजिए, पाल जो शब्द के अंत में जब पाल लगाया जाता था, इसका मतलब होता था रक्षक, रक्षा करने वाला। तो देखिए क्या है, बहुत मार्के की चीज है। देखिए दंडपाल, दंडपाल ये कौन होता था? जो सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। सेना का सामान एकत्र करने वाला जो अधिकारी था उसको दंडपाल कहते थे। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसानी से याद कर लेंगे। देखिए सेना के जो सामान होंगे, तोप, गोला, बारूद, उसके लिए कैसे व्यक्ति को उठाना है, इकट्ठा करना है, तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो थोड़ा पहलवान टाइप का हो। अब पहलवान टाइप का जो व्यक्ति कब बनता है? जब दंड बैठक मारता है, दंड बैठक मारता है। तो आप कल्पना कीजिए, जो दंड बैठक मारने वाला व्यक्ति होता था, पहलवान होता था, वही सेना का भारी भरकम तोप, गोला, बारूद ये सब लाद करके इकट्ठा करता था, तब सेना दागती थी। तो वो आसानी से याद हो जाएगा, यानी वो दंड बैठक करता था, जिससे मजबूत हो गया, और मजबूत हो गया तभी तो वजन उठा पाएगा। अब देखिए दुर्ग रक्षक, दुर्ग यानी पूरा किला, किले को ही दुर्ग कहते हैं, तो वो दुर्गपाल हो गया, बहुत आसानी से याद हो सकता है। दुर्ग की रक्षा करने वाला दुर्गपाल। और ये देखिए सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक, यानी राजा की जो सीमाएं थी वहां की रक्षा करने वाला व्यक्ति, उसको कहते थे अंतपाल, अंतपाल। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए सीमा क्या होती है? सीमा जो किसी राज्य की जो सीमा है, वही सीमा उस राज्य का अंत माना जाता है, उसकी जमीनों का अंत उसी सीमा तक होता है। तो सीमा क्या है? राज्य का, भूमि का अंत, अंतिम समय। और वहां पे जो तैनात होता था व्यक्ति, वहीं से अपनी जमीनों का रक्षा करता है। जैसे सेम हमारे वीर जवान बॉर्डर पे रहते हैं, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए वो बॉर्डर है। तो बॉर्डर ही जमीन का अंत है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? अंतपाल, यानी अंतिम जमीन की रक्षा करने वाला अंतपाल। तो प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड भी है, परीक्षा में इसमें से कोई पूछा जा सकता है, और आशा ही नहीं हमें विश्वास है कि आपको याद भी हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। अगर एक बार आप रिवाइज कर ले तो मैं गारंटी देता हूं कि 90% उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।